उसके साथ कब बात कर पाएंगे, जब हमें उसके इश्यूज का, उसकी प्रॉब्लम्स का पता हुआ तभी कर पाएंगे ना। उससे पहले तो नहीं पता कर पाएंगे हम कुछ भी। यस मैम। है ना। अब उसके इश्यूज का, उसकी प्रॉब्लम का कब पता होगा, जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिली। यानी जब तक हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लेते, उससे पहले हम पता भी नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो हम एक हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। एक तो ये रिकॉर्ड इसलिए भी रखा जाता है कि हमें पता चले हमने किस किस तरह के क्लाइंट्स को टैकल किया है। दूसरा, सेम क्लाइंट हमारे पास बाय चांस आ जाता है तो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। उस क्लाइंट की हिस्ट्री हमारे पास ऑलरेडी होगी। बहुत सारी चीजें जो हमें और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू से काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भी लेते हैं हिस्ट्री हम लोग, ये सब सेव करके रखते हैं। हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट सबका अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके से लेते हैं, क्योंकि डिपेंड्स कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई सेंटर या कोई स्कूल अपना फॉर्मेट दे रहे हैं या दूसरे का मतलब सेम ऐसा ही फॉर्मेट दे रहे हैं, तो इन हर एक का वेरी करता है, बट चीजें सेम आती है। यानी वही इश्यूज, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वही उसका बेसिक डाटा, वही उसकी फैमिली स्ट्रक्चर पूरा पता करना, चीजें वही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। यस मैम। Problem assessment, understanding of the problem require gathering and integrating information about the client so that you can have a thorough understanding of the client and his or her present concern. भाई प्रॉब्लम को कब समझोगे, जब तक उसकी इंफॉर्मेशन होगी तुम्हारे पास। पहले तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उससे साथ में जोड़ना, ताकि हमें इंफॉर्मेशन, ये नहीं छोटी मोटी इंफॉर्मेशन एक दो चीज पूछ ली, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी तो काम अच्छे से होगा। इंटीग्रेशन, उसको साथ में जोड़ करके सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, उसको जोड़ लिया, उसके बाद हमें क्लाइंट के बारे में समझ आ रहा है कि वो किस तरह की इश्यूज से गुजर रहा है, किस तरह की बातों से वो लेकर के चल रहा है, किस तरह की चीजें वो टैकल करने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं कर पा रहा। वहाँ हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हमारी थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। हमें एज अ, तब हम तो सब कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ उसे थोड़ा सा सोचने का तरीका उसका बदल रहे हैं, थोड़ा सा उसको ईज कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं, है ना। हिस्ट्री मेकिंग एंड केस स्टडी। The practice of assessment indicates the collection of information in order to analyze, evaluate, and address the problem, issues, and circumstances of client in the counseling relationship. Identify करना चीजों को, क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना है, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना। सब कुछ हमने देख लिया, जोड़ करके क्या, कैसे, क्यों हुआ, कितना हुआ, किस तरह की चीजें ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, है ना। अब उस चीज को, इंफॉर्मेशन को लेकर के इकट्ठा करके हमारे पास अब क्लाइंट की ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि क्या, कैसे, क्यों, कितना और कब, सब चीज का आंसर हमें मिल गया। ये हिस्ट्री टेकिंग है या हिस्ट्री मेकिंग है, केस हिस्ट्री। अब ये करनी कैसे है, इसको पूरे कैसे प्रोसीजर से हम आगे चलें। The process of history taking generally begins with the collecting standard identification data. Standard identification data, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस, उसका एज, जेंडर, फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री एंड एजुकेशन। मेरे क्लाइंट का नाम क्या है, सबसे पहली चीज। हम नाम अपने पास रखते हैं, जब हम अपने केस को किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, ना तो हम नाम बताते हैं, नाम एड्रेस देते हैं, प्रॉपर सिर्फ एज अ केस हम उसको डिस्कस करते हैं इफ वी वांट टू डिस्कस वो किसी के साथ, है ना। नाम हो गया, क्या नाम है, एड्रेस, कहाँ हमारा क्लाइंट रह रहा है। जो एड्रेस है वो मेरे क्लाइंट की, उसके आसपास के सराउंडिंग्स को, कैसी जगह में रह रहा है, किस जगह में रह रहा है, अगर स्टूडेंट है तो क्या शेयर अकोमोडेशन में है या हॉस्टल में है, वहाँ बुलिंग जैसी चीज है या क्या है। एड्रेस पूरा इंफॉर्मेशन देता है मेरे क्लाइंट के एनवायरनमेंट का,
किस तरह की सराउंडिंग्स हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच सोसाइटी में रह रहा है वो। एड्रेस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कि मेरे क्लाइंट का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति, ताकि मुझे उसका पता भी चल सके कि कैसी उसका फाइनेंशियल है ना। अब फाइनेंशियल भी एक स्ट्रेस का पॉइंट हो सकता है, अगर फाइनेंशियली बहुत वीक है तो वो भी एक स्ट्रेस का पॉइंट है मेरे क्लाइंट के लिए। एंड बीइंग अ काउंसलर, भाई मैं काम कर रही हूँ तो कुछ फीस मेरी भी है शायद, है ना। तो वहां भी मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैं उसको किसी को रेफर कर रही हूँ, मे बी वो क्लिनिकल का क्लाइंट आ गया और आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू रेफर टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मैं इस तरह के साइकोलॉजिस्ट के पास भेजूं, इस तरह के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजूं, ऐसा ना हो कि उसकी बहुत ज्यादा हाई फाई फीस हो। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मेरे क्लाइंट का आर्थिक स्थिति बताता है और मुझे उसके साथ काम करने के तरीके को भी बताता है कि कैसे करना है। एज, किस एज का है मेरा क्लाइंट, क्या जेंडर है, फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, कौन कौन है, किसके साथ कैसा रिश्ता है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है ना। फिर आता है मेडिकल हिस्ट्री मेरे क्लाइंट, उसका कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज पहले तो नहीं रहा, साइकोलॉजिकल जो बेसिकली साइकी से रिलेटेड हमारा आ जाता कि भाई उसको पहले भी कभी ऐसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी हुआ हो, इस तरह की चीज हो उसमें, है ना। उससे मुझे पता चलता है कि मेडिकल हिस्ट्री मेरे क्लाइंट की किस तरीके की। फिजिकल कुछ ऐसा कोई मेजर ऑपरेशन या मेजर इशू उसको कभी ना हुआ हो तो वो मेडिकल हिस्ट्री से मेरे को पता चल जाता है। एजुकेशन कितना पढ़ा हुआ है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, जॉब कर रहे हैं तो फाइनल क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, अगर अभी पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्लास में है, कॉलेज में है तो कौन सी डिग्री, कौन सी कोर्स में है और कौन सी ईयर में है, वो हम इंफॉर्मेशन पूरा क्लाइंट का लेते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Next is, beyond this information, it is important to note the physical appearance. Physically, मेरा क्लाइंट किस तरीके से दिख रहा है, वो उसे ड्रेसिंग सेंस उसका कैसा है, उसका जेस्चर्स कैसे चल रहे हैं और उसका बिहेवियर मेरी तरफ कैसा है। फिजिकली सबसे पहले तो पूरा अच्छे से नहाया धोया है या अनटाइडी सा आ गया, या वैसे तो सब चीज सही है बट उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अजीब सा हो रहा है। प्रेजेंट सिम्टम्स जो मेरा क्लाइंट मुझे बता रहा है, नेगेटिव थॉट्स है, इमोशनल इश्यूज है, एंजाइटी हो रही है, वो प्रेजेंट सिम्टम्स भी हम नोट डाउन कर। द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, मेरे साथ में कैसा बिहेवियर है और दूसरों के साथ में भी वो कैसा कर रहा है, वो खुद भी बता सकता है, नोट करा सकता है कि मैं यहाँ तो मैं शांत हूँ, आपके साथ में बात कर रहा हूँ, पर बाहर मुझसे कोई बात करता है ना तो मेरे को झुंझलाहट होती है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है। तो बिहेवियर मेरे क्लाइंट का पता होना चाहिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस दिक्कत करेगा तो बिहेवियर इश्यूज भी आएंगे और इमोशनल इश्यूज भी आएंगे। बिहेवियर इश्यूज में अगर दिक्कत हो रही है, इंसान एकदम से इमोशनली हाई इतना हो रहा है और बिहेवियर खराब हो रहा है, थॉट प्रोसेस भी खराब। सीबीटी में हम लोगों ने किया है कि बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस इंटरलिंक्ड है, याद है? यस मैम। यस, ये है एक दूसरे को, है ना। Note of non-verbal cues like eye contact, attention span and restlessness that are client. उसका non-verbal cues, उसका आई कांटेक्ट मेंटेन है नहीं है, उसका ध्यान हमारी तरफ है या नहीं है, कहीं और ही देखा है, कहीं और ही, हम उसे 4 बार एक क्वेश्चन पूछ रहे तब जवाब मिल रहा है। रेस्टलेस तो नहीं है, बार हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ चीज छेड़ रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है, बार बार बैठ रहा है, एंजाइटी सी तो नहीं है, वो हमें नोट करना है। The body language and the gestures are sometimes more illuminating than spoken statement. हमने एक्सप्रेशन वाले उसमें जब हमने पढ़ा था, वर्ड्स का सिर्फ 7% था, बाकी बॉडी जेस्चर, वॉइस टोन, मॉड्यूलेशन, उन सब के लिए ज्यादा परसेंटेज था, है ना? यस मैम। यही
स्टेटमेंट ये दे रहा है कि स्पोकन स्टेटमेंट से समटाइम्स बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स जो है वो ज्यादा चीजें बता देते हैं। हमारा क्लाइंट बोलता बोलता चुप हो गया कि इसमें नहीं कुछ नहीं, देयर इज समथिंग उस वाले एरिया में, उसको नोट करके रखना है कि ये बता तो रहा था पर एकदम बताते बताते चुप हो गया। यहाँ ऐसा क्या है इसमें, तो एकदम से वहीं पे हमें उसको प्रेशराइज नहीं करना है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के हम बाद में पूछ सकते हैं, एक दो चार 5 मिनट बाद, ताकि वो उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चला जाए, वो उसको एकदम से वो ट्रिगर ना करे कि ये इसी बात पे अटक गया, है ना। वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग का मेन काम ही यही है कि हमें डीप अंडरस्टैंडिंग हो अपने क्लाइंट की, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। This information will help you to interview. अब इंटरव्यू कैसे, आइडेंटिफिकेशन डाटा सेम वही चीज आ गई, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द क्लाइंट, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू कांटेक्ट द क्लाइंट। फोन नंबर इसलिए कि हमें या तो सेशन प्रीपोन करना हो या पोस्टपोन करना हो तो कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। The address gives information about the locality, neighborhood and the condition under which the client lives, apartment, independent house, share accommodation with others. पता चल रहा है किस लोकेलिटी में रह रहा है, कैसे उसके आसपास के लोग हैं, कैसी कंडीशन है, किसी अपार्टमेंट में है, अपना इंडिपेंडेंट हाउस में है, शेयर अकोमोडेशन में है। हम लोगों ने बहुत, दिल्ली में जो लोग हैं उनको पता होगा, बहुत छोटे छोटे से बस एक बेड और एक अलमारी, ये उनका हॉस्टल है और 2 जने रह रहे हैं छोटे से रूम। ये भी तो फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा ना कभी कभी। Yes, ma'am. Those who are preparing for SSC या अपना वहाँ पे IAS का, तो क्योंकि उनको वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज भी स्ट्रेसफुल हो जाती है कभी कभी। पार्टनर सही नहीं है जिसके साथ रह रहे हैं, जो हमारा रूममेट है, वो भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है। तो हमें पता चलता है एड्रेस से, चीजों से, कि कैसे जगह रह रहा है। एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और स्कूल, क्लास, इंटीरियर, किस एज में है, जेंडर क्या है मेरे क्लाइंट का, मैरिड है या अनमैरिड है, क्या काम कर रहा है, इफ वर्किंग है तो किस जगह पे, कौन सी पोस्ट पे, सब पता होना चाहिए। बच्चा स्कूल में है, वैसे स्कूल में अगर हम लॉफुली थोड़ा सा अगर बहुत सही तरीके से देखें तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ही अब हम कह सकते हैं कि 6-3 बात बहुत छोटा हो जाता है, मतलब 8 to 12 मैक्सिमम 8 to 12 काउंसलिंग सेशंस होते हैं। 6 उससे छोटे बच्चों के लिए सिर्फ गाइडेंस होता है, क्योंकि अभी बच्चा इतना ग्रोन अप नहीं है कि वो बहुत सारी चीजों को सोच सके। वैसे तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल के छोटे छोटे भी, बट फिर भी हम उनको थोड़ा सा इन अ गाइडेंस फॉर्म में टैकल करते हैं इफ स्कूल में जॉब कर रही है तो, है ना। स्कूल में कौन सी क्लास में है और कॉलेज में है तो कौन से डिग्री में है और कौन से ईयर। Understand that the client is still legally a minor or mature enough to provide reliable information. ये समझने की कोशिश करना कि क्लाइंट इस समय हमारा लीगली मैच्योर है अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैच्योर है कि माइनर है? कैसे पता चलेगा कि माय क्लाइंट इज मैच्योर और माइनर? एज से उसकी एज से बात कर सकते हैं, एज से, बट वैसे तो 5th-6th क्लास का बच्चा भी बहुत स्मार्ट है आज की डेट में, है ना। बट हम थोड़ा सा अगर स्कूल काउंसलिंग की बात करें, क्योंकि दोनों एरिया डिफरेंट है। अगर आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना क्लिनिक खोल करके, तो स्कूल स्टूडेंट मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ ही आएंगे,
मैक्सिमम, बहुत रेयर केसेस होगा कोई अकेला आ गया, तो वो आएगा 10th 11th 12th के ही बच्चे विद देयर पर्सनल इश्यूज, कोई ऐसे इश्यूज जो पेरेंट्स के साथ अपने डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक। तो वहां हम ऑब्वियसली उसकी परमिशन के बिना पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे भी नहीं। पर्सनल इश्यूज उन लोगों के होंगे भी क्या, या तो एग्जाम स्ट्रेस होगा या रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो पेरेंट्स के साथ अगर डिस्कस कर सकता तो पेरेंट्स के साथ ही आपके पास आए। नेक्स्ट, अगर हम स्कूल काउंसलिंग की बात करें तो हम 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को मैच्योर थोड़ा सा मान लेते, क्योंकि there are so many things जहां बच्चे नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स स्कूल के मैटर्स में, जो उनके स्कूल के मैटर्स हैं, उसमें इन्वॉल्व कैन बी कि भाई पेरेंट्स घर पे जाके डांटेंगे, क्योंकि डर होता ही है बच्चों में। तो वहां हमें बहुत ही प्यार से टैकल करनी है चीजें। अगर हमें लगता है कि यस पेरेंट्स तक बात जानी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि नहीं, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डोंट वरी, आप ही बता दो। हम बच्चे को ही बोल देंगे आप ही अपने पेरेंट्स से, अपना मम्मा से, अपने पापा से उसको डिस्क्लोज करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। When I was in school, तो I have so many letters, suicide notes वाले। तो इस तरह के सीरियस मैटर्स जो हैं, बच्चों ने सुसाइड नोट्स लिखे हुए, तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं वो पेरेंट्स को जरूर पता होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पता होना चाहिए। पता होने चाहिए। तो और जब आपके पास कोई बड़ा कैंडिडेट आएगा, बड़ा क्लाइंट आएगा, तो मैच्योर है ना, सही ऑलरेडी। दोनों को अलग अलग तरीके से टैकल करने की जरूरत है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। Next is information related to problem. Record should be mentioned in exactly the same way as a client reported. जैसे क्लाइंट ने बोला है, सर नेगेटिव थॉट्स है, मन बिल्कुल बेचैन सा रहता है, घबराहट सी होती है, ऐसे ही तरीके से उसको लिखना। हमें उसमें अपने साइकोलॉजिकल वर्ड्स अभी नहीं डालने। क्या नाम है उसको, कहता है उसको, इम्पेशेंस हो रहा है, या इंसान बिहेवियरल इश्यूज है, बिहेवियरल इश्यूज वो साइकोलॉजिकल वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे वो कह रहा है कि मेरे को ना झुंझलाहट होती है सब पे, तो इसी वर्ड में लिखना है उसको कि सब पे झुंझलाहट हो रही है फिलहाल के लिए। आगे हम उसको बाद में सब कुछ उसको पूरा फॉर्म करेंगे, फ्रेम करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। क्या थॉट्स हैं, किस तरह का फीलिंग्स हैं, किस तरह का बिहेवियर। ऑब्वियसली इन तीनों चारों चीजों पे ही एक जाके प्रॉब्लम आकर के गोल में खड़ी हो जाती है, एंड सारी चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड है ना। यस मैम। These questions can be elicited with the help of following questions. भाई बेसिकली इन क्वेश्चन से कुछ चीजें हम और निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन के, इट्स नॉट की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। Do the problem interfere with the client's everyday life? इंटेंसिटी पर जब पता चल रही है, सिवियरिटी पता चल रही है कि हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है, कि इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगी है कि पूरे दिन का काम भी नहीं कर पा रहा, जो एवरीडे डे टू डे लाइफ का काम। या तो वो बोलेगा यस मुझे दिक्कत हो रही है, ना मैं ऑफिस जा पा रहा हूँ, ना मैं काम कर पा रहा हूँ, या बच्चा कहेगा ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ क्लासेस में, या फिर कहेगा नहीं ऐसी कोई इशू नहीं है, मैं सब चीज कर पा रहा हूँ बट मुझे फिर भी स्ट्रेस है। यानी यहाँ पे सिवियरिटी कम है और पहले वाले स्टेटमेंट में सिवियरिटी ज्यादा है। ठीक। What are the thoughts, feeling, behavior associated with it? हमने थॉट्स पहले भी पूछे हैं, हम थॉट्स दोबारा इसलिए पूछ रहे हैं, हमें इलैबोरेशन मिले चीजों की, हमें उसका एक्सप्लेनेशन मिले, कैसे थॉट्स हैं, किस तरह का फीलिंग है। अब वो थॉट बताएगा कि नेगेटिव है, या थॉट जो आ रहा है वो बोल के बताएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, हो नहीं पाएगा कुछ भी, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पाऊंगा।
रोने का मन कर रहा है, कुछ तोड़ने फोड़ने का मन कर रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितना ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. Since when has the problem begun? How often does the problem arise? कब इशू या प्रॉब्लम अराइज हुई, कब स्टार्ट हुई, कितनी जल्दी ये थॉट प्रोसेस आ जाता है कि भाई मैंने जब से ये जॉब स्विच की है तब से दिक्कत है, और बार बार इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड ही है ना. What events lead to the problem? क्या इवेंट ऐसे हैं, क्या चीजें हैं जो प्रॉब्लम को और लीड करता है. दो तरीके की प्रॉब्लम होती है. एक तो होती है कि प्रॉब्लम हुई, खत्म हो गई, अब लीडिंग कोई फैक्टर नहीं है उसमें, कोप करने वाला कोई फैक्टर नहीं. एक होता है प्रॉब्लम हुई, अब वो कोप करने वाले फैक्टर्स नहीं है उसमें, है ना. तो वो कोप करने वाला फैक्टर क्या है, क्योंकि वो जो कोप करने वाले फैक्टर है, जो इवेंट्स हैं जो लीड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, वो ज्यादा नहीं उभरने देते क्लाइंट को. चीजें हो गई, निमट गई, टाइम के साथ साथ इंसान उभर जाएगा, पर होने के बाद फिर हो रही है, तो वो डिक्लाइन में ही जाएगा. या तो इवेंट्स हैं तो क्लाइंट हमें बताएगा क्या इवेंट्स हैं, इवेंट्स नहीं है तो वेल एंड गुड. कुछ इवेंट्स ऐसा होता है कि भाई जॉब में ही इश्यूज हैं, आपके आसपास के अपने कलीग से नहीं बन रही है, या कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है, या बॉस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इवेंट वाला है, स्ट्रेस क्रिएटर है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो हमारा क्लाइंट हमें बताएगा. When does occurs with whom, what happened before and after the problem occurs. अगर इवेंट्स हैं जो प्रॉब्लम को लीड कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन हम करेंगे, किसके साथ होते हो, कहाँ होते हो, ऐसा क्या होता है पहले और बाद में जो प्रॉब्लम होती है. किसी काम करके लेके जाता हूँ, बॉस को समझ नहीं आता, चिल्ला देता है. जॉब अभी स्विच करी है, दोबारा स्विच करने की जल्दी से सोच भी नहीं सकता हूँ. एडजस्टमेंट इश्यूज हैं. तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट की हिस्ट्री ले रहे हैं. क्लियर हुआ? यस मैम. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लाइंट्स प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, अभी प्रेजेंट में वो क्या कैसे क्यों कर रहा है. Ask the client to describe a typical day or week. पूरा एक दिन या वीक कैसे वो बिता रहा है, किस तरीके से वो बिता रहा है. पूरा दिन का टिपिकली कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है. सुबह उठ रहा है, वॉशरूम, उसके बाद नहाना धोना, फिर ऑफिस चले जाना, फिर ऑफिस से घर आना, खाना पीना, थोड़ा बहुत बाहर घूमने जाना. इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर रहा है दिन अपना. What social and religious activity or recreational activities etc. occupy his time? Free time में क्या रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है, क्या नया कुछ कर रहा है, एक्टिविटीज कुछ किस तरह की चीजें वो कर रहा है. कि संडे के दिन कुछ नहीं, खाते पीते हैं, घर में सोते रहते हैं, थोड़ा बहुत पार्क में चले गए, या कि नहीं जाते हैं घूमने कहीं बाहर, फैमिली के साथ चले गए, या कभी मंदिर विजिट कर लिया, मंदिर चले गए, वहां पे पूजा वगैरह कर दी, या हमने किसी ऐसे आश्रम चले गए जहाँ हम जाके हम अपने बच्चों को भी थोड़ा कुछ सिखा सके. वो हमें हमारा क्लाइंट. What is the present vocation or education? क्या काम कर रहे हैं अभी और क्या एजुकेशन. फैमिली डाटा, फैमिली पूरा डिटेल डाटा. नेम, एज, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेशनशिप विद देम. क्या नाम है, क्या एज है पेरेंट्स की, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी, और उनके साथ रिश्ता कैसा है. समटाइम्स पेरेंट्स के साथ या फैमिली में किसी के साथ रिश्ता थोड़ा सा खटपट हो जाने में भी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वो भी हमें पता होना चाहिए. हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग फिजिकल और मेंटल इलनेस इन फैमिली, क्योंकि फिजिकल और मेंटल इलनेस जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं, जीन से आते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए. फिजिकल और मेंटल इलनेस ऐसे फैमिली में तो किसी को कुछ नहीं है. नंबर ऑफ सिबलिंग्स, देयर नेम्स, एज और बर्थ ऑर्डर.
कितने भाई बहन है वो, क्या नाम है, क्या उम्र है और बर्थ ऑर्डर क्या है, हमारा क्लाइंट कौन से नंबर हमें पता। ठीक, ये हुई हमारे क्लाइंट की फैमिली हिस्ट्री और प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन। समझ आया? यस मैम। यस मैम। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की पर्सनल, मेडिकल हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप स्टेटस। मेडिकली कुछ है क्या, चाहे फिजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकल। एजुकेशनल हिस्ट्री, पढ़ने में ठीक भी थे थोड़े के नहीं, या वहां पे कुछ ट्रॉमेटिक तो नहीं हुआ कभी स्कूल में, क्योंकि कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स कभी कभी बहुत लेट अराइज हो सकती है। वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर जॉब स्विच के पहले क्या था, क्यों स्विच किया, उसको रीजन पता होना चाहिए ना, है ना। रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड है तो ठीक, मैरिड नहीं है तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है क्या, रिलेशनशिप में है तो आर दे इन लिव इन वन, वो भी पता होना चाहिए। बिहेवियर अपीयरेंस, अब दोबारा से बिहेवियर, हमारा क्लाइंट हमारे साथ कंफर्टेबल हुआ है, हमारा क्लाइंट हमें बहुत सारी चीजें और बता रहा है, या अभी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं आए, ये पता करें। Description client, it includes all the things like dressing sense, mannerism, dress, posture, gesture, face expression, tone, सब चीज description। क्लाइंट ने कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस है, कैसे मैनर्स है, कैसे उसका पोस्चर है, आई कांटेक्ट मेंटेन है या नहीं है, फेस एक्सप्रेशन, उसकी बात को पूरा सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसका टोन कैसा था, उसका बिहेवियर खुद की प्रॉब्लम को लेकर के कैसा था, क्योंकि इशू तो है पर प्रॉब्लम को वो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहा था या उसको थोड़ा ज्यादा छोटा मान रहा था, या उसको कभी कभी क्लाइंट ऐसे भी होता है, वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं है, जबरदस्ती घर वाले लेके आए, क्योंकि घर वालों को दिख रहा है वो स्ट्रेस्ड है, वो परेशान है और वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो वो डिस्क्रिप्शन हमें अपने क्लाइंट का देना है और लिखना है और ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे तब उसको लिख पाएंगे। ये पूछने की चीज तो नहीं है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ पे काम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैडम। नेक्स्ट इज समरी. All the information should be used to create a clear picture of client. This clear picture of your client should tell you what type of counseling approach or strategy you think will be the best fit for the client. सब कुछ पता चल गया हमारे क्लाइंट को, कहाँ है, कौन है, क्या करता है, कितने परिवार में लोग हैं, किस तरह की जॉब है, किस तरह का इंसान है, किस तरह के इश्यूज हैं, क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। अब हमें ये पता चलेगा हमारे क्लाइंट को सबसे पहले तो किस तरह के अप्रोच के साथ काम करना है। थॉट प्रोसेस इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं। अब हमने थेरेपीज पढ़ी है सारी, तो हमें थेरेपी भी क्लियर हो जाएगी ना, कौन सी थेरेपी हमें अपने क्लाइंट के साथ काम करेगी, हो जाएगी ना? यस मैम। यस, हिस्ट्री टेकिंग हमें हेल्प करेगा स्ट्रैटेजी और अप्रोच को सेलेक्ट करने में कि कौन सी हमारे क्लाइंट के लिए जरूरी है और कौन सी हमारे क्लाइंट को हेल्पफुल रहेगी। The counselor must have to pay attention to the cultural background. क्या होता है cultural background? मैम बेसिकली कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कैसे रिलीजन क्या है उनका, और उनकी जो जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पे कैसा उनका रहन सहन है, खाना पीना क्या है उनका, यही सब कल्चरल बैकग्राउंड है। यस, ये सब कल्चरल बैकग्राउंड है। देखो, मुझे अपने क्लाइंट के कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके काम करना है। आई एम अ काउंसलर, मैं किसी और कल्चर को फॉलो कर रही हूँ, मेरा क्लाइंट किसी और कल्चर को फॉलो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि मैं अपने कल्चर को अपने क्लाइंट पे थोपूं। मुझे उसके कल्चर को एक्सेप्ट करना है, उसके चीजों को रिगार्ड करना है, अनकंडीशनली अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करके काम करना है। इफ मैं कल्चरल बैकग्राउंड को अटेंशन नहीं देती, ध्यान में नहीं रखती, तो मेरा क्लाइंट सेफ फील नहीं करेगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा वो हो गया है उसको फॉलो करते करते, और मैं उस पे अगर एक दो टॉन्ट कर दूं या एक दो बात गलत बोल दूं या
करेगा ही ना, वो उसका फेथ का मामला है, वो उसको प्रैक्टिस करता आ रहा है इतने टाइम से, या नहीं? बिल्कुल मैम। यस मैम, यस। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर हमें आगे बढ़ना है। यहाँ आज का सेशन कंप्लीट होता है। If you have any question or any query, आप लोग पूछ सकते हैं। Good evening, ma'am. Sorry.